हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। जो कैपिटल बजटिंग होता है उसमें रिस्क एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसमें कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि हमको कैपिटल बजटिंग में किस किस तरह के रिस्क को देखना पड़ सकता है। तो आपको पता है सोर्सेज ऑफ रिस्क में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, जो भी किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक रिस्क है वो आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क होगा। और आपका कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जो आपके क्रेडिट रेटिंग में अगर कोई आपकी कंपनी की डाउनग्रेडिंग हो रही है, चेंजेज इन की मैनेजरियल पर्सनस, केसेज फॉर वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन, डिस्प्यूट विद वर्कर्स, तो ये आपके कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। थर्ड वन इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क में क्या क्या आता है? रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडस्ट्री, चेंजेज इन टेक्नोलॉजी, ये सब आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क वो रिस्क होते हैं जैसे कि कोई सब्सिट्यूट प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, आपका कॉम्पिटिटर आ गया, चेंजेज इन डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कंडीशन चेंज हो गई हैं, और जो रिसोर्सेज हो कि वो आपकी एक्सेस और अवेलेबिलिटी भी चेंज हो गई है, तो ये मार्केट रिस्क है। कॉम्पिटिशन रिस्क आपका जैसे रिस्क ऑफ एंट्री ऑफ राइवल, प्रोडक्ट डायनेमिज्म एंड चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये कॉम्पिटिशन आपके रिस्क होते हैं। रिस्क ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में चेंज होता है, तो ये आपके इकोनॉमिक कंडीशंस का रिस्क है। इंटरनेशनल रिस्क में आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री ट्रेड, रेस्ट्रिक्शन ऑन मार्केट एक्सेस, ये सब आपके जैसे बायलैटरल एग्रीमेंट, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ये आपके इंटरनेशनल रिस्क का हिस्सा बनते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हम क्या क्या रिस्क हो सकते हैं कैपिटल बजटिंग में। अब हम बात करेंगे कि इनकी क्या क्या टेक्निक होती हैं रिस्क एनालिसिस करने की। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप टेक्निक है, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि इसमें से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में श्योर टॉपिक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सबसे पहले स्टैटिस्टिकल टेक्निक देख लीजिए। ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो आप जैसा जानते हो चांस पे बेस्ड होती है कि कोई आपकी जो इवेंट है उसकी होने या ना होने की कितनी आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो आपका एक तरह से चांस पे मेथड है, इसमें ज़्यादा हम कोई भी साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं करते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका हम पता लगाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये क्यों यूज होता है? ये आपका कैलकुलेट करता है रिस्क बॉन्ड फॉर एवरी % ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। सिंपली अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू विच हैज अ लोअर रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू एक्सपेक्टेड रिटर्न विल प्रोवाइड अ बेटर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। इसमें जिसका आपका SD या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर रिटर्न को दे सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कन्वेंशनल टेक्निक्स क्या क्या होती हैं आपकी। कन्वेंशनल टेक्निक्स आपको जानने से पहले रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट के बारे में जानना होगा। ये एक आपकी ऐसी रेट होती है जो कि आपका सम होती है रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम का। ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज़ द सम ऑफ रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम। सेकेंड मेथड इज सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड। ये क्या होता है? इस मेथड में ये गारंटीड करता है रिटर्न दैट द मैनेजमेंट वुड एक्सेप्ट रेदर देन एक्सेप्टिंग अ हायर बट अनसर्टेन रिटर्न। In this approach, a set of risk-less cash flow is generated in place of the original cash flow by multiplying each risky cash flow by the appropriate CE कोफिशिएंट वैल्यू, जिसकी आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड आपके ओरिजिनल कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता है, जबकि ये कैश फ्लो में से जो रिस्क का पार्ट है उसको माइनस करके कंसीडर करते हैं, जिससे फर्म अपना एक्चुअल रिटर्न पता कर पाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर टेक्निक्स। इसमें आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, ये जो आपकी प्रैक्टिकली अप्लाई भी हो सकती हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग इम्पैक्ट इन द प्रोजेक्ट्स NPV फॉर अ गिवन चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स लाइक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंज्यूमर डिमांड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो सेंसिटिविटी एनालिसिस एक आपकी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोजेक्ट की जो NPV या नेट प्रेजेंट वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट देखते हैं अगर हम किसी एक वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो। जैसे एक वेरिएबल आपका WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, प्राइस हो सकता है, या कॉस्ट प्राइस पर यूनिट भी हो सकता है। अगर हम इसके स्टेप की बात करें कि सेंसिटिविटी एनालिसिस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होगा जिनका आपका NBP पे इन्फ्लुएंस है।
उसके बाद आप इसको एस्टिमेट करोगे मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। उसके बाद आपको एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन ईच ऑफ द वेरिएबल्स ऑन द एनपीवी। इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्रिटिकल इश्यूज में ये यूज किया जाता है। सिंप्लिसिटी है, इसमें ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, सिंप्लिसिटी मेथड माना जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये आपकी इंटरडिपेंडेंस की इसकी एजम्पशन है। ये मानता है कि ऑल वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ। इग्नोर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर देता है। और नॉट सो रिलायबल, नॉट सो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजंस कैन बी मेड आउट, डज नॉट पॉइंट डायरेक्टली टू द करेक्ट डिसीजन। करेक्ट डिसीजन पे आप इसको नहीं कर सकते कि अगर इसके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो एक्यूरेटली 100% करेक्ट हो। जो नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सिनेरियो एनालिसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू आपका मेथड है, तो एग्जाम में ज़्यादा चांसेज हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। दिस एनालिसिस ब्रिंग्स इन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ चेंजेज इन की वेरिएबल्स एंड ऑल्सो अलाउज अस टू चेंज मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम। सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस में एक यही मेन डिफरेंस है कि ये आपका मोर देन वन वेरिएबल को कंसीडर करता है, जबकि जो सेंसिटिविटी एनालिसिस था वो केवल एक वेरिएबल को लेके आपका एनपीवी पे इफेक्ट देखा करता था। इसमें क्या क्या स्टेप हैं, सबसे पहले आप बेस केस निकालोगे जो कि आपका मोस्ट लाइकली वैल्यू होगी फॉर ईच इनपुट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, व्हेन कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज द मोस्ट लाइकली वैल्यू फॉर डिस्काउंट रेट, कैश फ्लोज ग्रोथ, टैक्स रेट एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो है आपका फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर ईच इनपुट। इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग एनपीवी यूज द लोएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट रेट, हाईएस्ट पॉसिबल ग्रोथ रेट, लोएस्ट पॉसिबल टैक्स रेट, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। तो ये आप देख सकते हो, इसमें बेस्ट केस सिनेरियो को बना के हम अपना जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द आउटपुट एट द वर्स्ट पॉसिबल वैल्यू। एक बार हमने बेस्ट पॉसिबल वैल्यू को लेके कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे वर्स्ट पॉसिबल वैल्यू को लेके कर देंगे, तो ये आपका हमको इससे पता पड़ जाता है कि हमारा बेस्ट सिनेरियो क्या है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। अब उसमें हमने ऐसे डिफरेंस बताया था कि सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। ये आपका अलाउ करता है कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, जबकि सेंसिटिविटी एनालिसिस ऐसा नहीं करता था। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या होता है, ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन फ्यूचर डिसीजंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज एट ईच फाइनल स्टेट डिसीजन पॉइंट। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच हैज़ द हाईएस्ट एनपीवी एंड ट्रंकेट द अदर अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब ये है इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस प्रोजेक्ट का या जिस अल्टरनेटिव का एनपीवी सबसे ज़्यादा है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसमें रूल 1 आपको ध्यान रखना है कि एक डिसीजन ट्री हमेशा आपका स्टार्ट होता है विद अ डिसीजन पॉइंट। हमको डिसीजन पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए, जिसको हम नोड भी कहते हैं, जो कि आपका रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और एक आउटकम पॉइंट होता है जो कि चांस नोड होता है, जो कि हम सर्कल से करते हैं। रूल 2 क्या है इसका, आपका डिसीजन अल्टरनेटिव्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि सेल्स वॉल्यूम इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल, अभी हम आपको दिखाएंगे, आर शोन बाय ए स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिसीजन नोड। अब देखिए आप डिसीजन ट्री कैसा बनता है, ये इसका फॉर्मेट है। इसको आप ट्री के फॉर्म में बनाते हो, जैसे ट्री में ब्रांचेज होती हैं ऐसे ही, और हमेशा ये आपका लेफ्ट टू राइट चलता है, ये आपको याद रखना हो। आप इधर से इसको प्रोसीड करोगे लेफ्ट टू राइट। अब वॉल्यूम्स, वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ब्रांच आर देन इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद आप इसको देखने के बाद इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, आप नोड का इसमें आपस में मल्टीप्लाई करके आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हो। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, इसकी पूरी कैलकुलेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो अभी आप इसको केवल समझ लीजिए कि ये कैसा होता है। नेक्स्ट जो हमारा है, हम क्या क्या एडवांटेज होते हैं डिसीजन ट्री के। ये एक यूजफुल मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप इसी को यूज करते हो, तो ये यूजफुल मेथड है फॉर रिस्क एनालिसिस। डिसीजन ट्री अप्रोच इज वेरी यूजफुल इन हैंडलिंग द सिक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट। सिक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द फ्यूचर टू द प्रेजेंट, द डिसीजन मेकर इज एबल टू एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेज एंड एसर्टेन ऑप्टिमम डिसीजन एट वेरियस डिसीजन पॉइंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि एक डिसीजन मेकर है वो देख सकता है कि जो ज़्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव नहीं है वो उसको आपका ड्रॉप आउट कर सकता है, और जो ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल है उसको वो आपका अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो आप देख सकते हो कि ये अप्रोच ब्रिंग्स आउट द इम्प्लिसिट एजम्पशंस एंड कैलकुलेशंस फॉर ऑल टू सी क्वेश्चंस एंड रिवाइज। एक आपकी इसमें आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिखेगी जब भी आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे
कि ये आपका कितना क्लियरली मेथड है और कितना आपका अच्छा मेथड है। डिसीजन ट्री enables a decision maker to visualize assumptions and alternative in a graphic form which is usually much easier to understand। ये तो आपको पता है कि जब भी हमारे सामने कोई ग्राफिकल फॉर्म में ज़्यादा चीज़ अच्छी आती है तो हम इसको जल्दी ईजिली ग्रैस्प कर लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपका diagrams tends of decision tree analysis become more and more complicated with the inclusion of more alternative variable। जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा अल्टरनेटिव वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे जैसे डिसीजन ट्री का जो डायग्राम है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और डिसीजन मेकर इसको ईजिली सॉल्व नहीं कर सकता है, उसके लिए फिर उसे सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। तो यही एक इसका डिसएडवांटेज है, नहीं तो ये बेस्ट मेथड होता है फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। जो हमारा नेक्स्ट है आपके रिस्क टेक्निक की, जो रिस्क एनालिसिस की टेक्निक है वो है हिलीर मॉडल। हिलीर मॉडल के बारे में हमने ज़्यादा आपको उसमें नहीं बताया है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में कभी कभार आपसे बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। एग्जाम में इस बार आ भी सकता है। दिस मॉडल वार प्रपोज बाई F.S. हिलर एंड अकॉर्डिंग टू हिम द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू एनालिटिकल डेरिवेशंस। इनमें इन्होंने क्या बात की है कि जो प्रोजेक्ट के एनपीवी है वो आप एनालिटिकल डेविएशंस के थ्रू उनको फाइंड आउट कर सकते हो। एक और है आपका मोंटे कार्लो साइमुलेशन। ये आपका जनरेट करता है रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम एंड देयर प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद दोज आउटकम्स। रैंडम नंबर्स आर यूज्ड टू अराइव एट पॉसिबल वैल्यूज विच कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट एनपीवी। तो ये आपके दो नए मेथड हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इनके बारे में आपसे शॉर्ट में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन बेहद अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। टेक केयर।